राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का संपूर्ण वर्गीकरण करेंगे। पूरे सीआरपीसी का जो आज तक आप लोगों को बड़ा मुश्किल लग रहा था, सीआरपीसी कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इतने अध्याय हैं, इतनी धाराएं हैं, इतनी अनुसूचियां हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर पढ़ो उधर भूल जाता है, इधर चैप्टर का नाम नहीं याद होता, उधर अध्याय में जो धाराएं हैं वो भूल जाती हैं। तो सारे कन्फ्यूजन को ख़त्म करूंगा। और देखिए पूरे सीआरपीसी को मैंने इस बोर्ड में तो छाप ही दिया, और मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे चैप्टर्स आपको याद हो जाएंगे। चैप्टर्स याद हो जाएंगे, पूरी सीआरपीसी आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। और इस पे कुछ एकाक प्रक्रिया, एकाक वीडियो में ऐसा भी बनाऊंगा जैसे कोई अपराध अगर हुआ, कहीं मर्डर हो गया, चोरी हो गया, लूट हो गया, रेप हो गया, तो उसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, इस पर अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ इसमें भी अभी एक दृष्टांत देके मैं समझाऊंगा भी। सबसे पहले समझिए, बहुत आसान मैं करने जा रहा हूं पूरी सीआरपीसी को, जो अब तक बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस ज़रूरत है धैर्य से आप इसको सुनते रहिएगा, वीडियो को धैर्य से सुनते रहेगा। थोड़ा सा लंबा जरूर होगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजंस इसमें आपको समझना है। छोटी मोटी ये संहिता नहीं है, सीआरपीसी अपने आप में बहुत मेजर पार्ट है। तो इसको समझने के लिए धैर्य और साहस की ज़रूरत तो है ही है। बीच में अगर उठ के भाग जाओगे, बंद कर दोगे मोबाइल, तो समझ में नहीं आएगा कुछ। ठीक है, इस नाते जब शुरू करना तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखना, और जब समझ में आ जाए तो उसको 2x पे भी लगा के देखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल सीआरपीसी पे ही नहीं बल्कि आपका आईपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, सीपीसी हो गया, टीपीओ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन सभी पे भी इसका वर्गीकरण चार्ट में बना रखा हूँ। ऑलरेडी इस चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अधिक से अधिक बच्चों को बताइए, चाहे वो एलएलबी कर रहे हों, कर चुके हों, करने वाले हों, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा ये। साथ ही साथ पीसीएजे, एपीओ, एचजेएस की तैयारी के लिए भी आप जो है इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, आप ऑनलाइन भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग क्या है, फीस क्या है, इन सबके लिए आप संपर्क करिए इस नंबर पे, और अपनी आवश्यकता अनुसार जो है समय को चूज करके अधिक से अधिक लाभ लीजिए। चलिए समझाते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आपको समझना है कि जिस कानून के बारे में आप ये वीडियो देखने जा रहे हैं ये क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, ये एक प्रोसीजर है। ठीक है, क्रिमिनल मामले के लिए प्रोसीजर बताया गया है, क्योंकि जब कभी कोई अपराध होता है, कोई कार्य अपराध है कि नहीं है, ये आईपीसी से निर्धारित होता है। ठीक है, आईपीसी से निर्धारित होता है कि अगर वो कार्य आईपीसी में उसके लिए दंड लिखा हुआ है तो वो अपराध है, दंड नहीं लिखा है तो अपराध नहीं है, या किसी विशेष या स्थानीय विधि में अगर उस कार्य को अपराध बनाया गया है, उसके लिए सजा लिखा है तो वो अपराध है, नहीं लिखा है तो अपराध नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि लिखा हुआ है चोरी के अपराध में कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की बेईमानी पूर्वक उसकी चल संपत्ति को उसकी सहमति से जो है उसके कब्जे से हटाता है, वो चोरी करता है, ये कहा जाता है। या जो कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से धारा 299 में वर्णित कार्य करके किसी की मृत्यु कारित कर देता है, वो हत्या करता है, ये कहा जाता है। तो प्रश्न ये है कि हत्या कर दिया, उसके लिए सजा लिखा हुआ है, जुर्माना लिखा हुआ, क्या वो अपराध करते ही वो सजा मिल जाता है, वो जेल चला जाता है? बिल्कुल नहीं। उस सजा को दिलाने के लिए, उस जो है उसको जेल भेजने के लिए एक पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं बताई जाएगी। तो वही ये प्रक्रिया है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो आईपीसी पे संपूर्ण रूप से लागू होता है, तथा आईपीसी से भिन्न विशेष एवं स्थानीय विधियों के जो अपराध हैं उन पे भी ये लागू होता है, जब तक उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था ना किया गया हो। धारा 4 में सीआरपीसी के देख सकते हैं आप। तो जो सीआरपीसी है ये एक प्रोसीजर है। जैसे कहीं बोरिंग गल गई, बोरिंग हो गई, तो बोरिंग से अपने आप पानी नहीं निकलता है। बोरिंग से पानी निकालने के लिए उस पर हमको जो है नल या जो है कोई
मोटर सेट करना पड़ेगा तभी वो पानी निकलेगा। तो बोरिंग होना एक सब्स्टेंटिव लॉ का पार्ट है और उससे पानी निकालने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है, ठीक है, वो प्रोसीजर का पार्ट है। जैसे कहीं कुआं खुदा है, कुएं में पानी है, लेकिन आपका पानी पीने के लिए कूद के थोड़ो ना हम जाएंगे, तो कुआं खुदना और उसमें पानी होना सब्स्टेंटिव लॉ समझ लीजिए आप। और उसमें से पानी निकालने के लिए चाहे मोटर सेट करना या पुराने ज़माने में जो ढेकुर चलता था उससे पानी निकालना या गगरा या बाल्टी डाल करके पानी उसमें से निकालना, वो प्रक्रिया है, उसको प्रक्रिया कहा जाए। जब तक आप पानी निकालोगे नहीं तब तक उसमें से पानी आएगा नहीं, दिखेगा तो मगर आएगा नहीं। उसी तरह से सब्स्टेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ है। सब्स्टेंटिव लॉ लिख तो गया है कि इस कार्य अपराध है, लेकिन वो सज़ा अपने आप मिलेगा नहीं जब तक वो सज़ा दिए जाने के लिए पूरी एक सेटअप प्रक्रिया का व्यवस्था न किया गया। तो आपराधिक मामलों में सेटअप पूरा बताया गया है कि जैसे कहीं कोई चोरी हो गया तो तुरंत उस अपराध का संज्ञान कैसे लिया जाएगा, या तो मजिस्ट्रेट सो मोटो ले, या सूचना पे ले, या पुलिस की रिपोर्ट पे लिया, कंप्लेंट पे सूचना ले। तो पुलिस कंप्लेंट क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, परिवाद क्या होता है, एफआईआर क्या होता है, सोमोटो क्या होता है, स्वतः सूचना पे कैसे संज्ञान लिया जाता है, ये सब इसी में बताया गया। संज्ञान लेगा तो फिर क्या होगा, उसकी में विवेचना चलेगी, विवेचना होकर चार्जशीट कोर्ट में पहुंचेगी, कोर्ट फिर उस पर जो है दोनों पार्टियों को सुनेगा और फिर अपना जजमेंट पास करेगा, फिर उसको जेल जाना होगा। तो इस तरह से पूरा स्टेप है पूरा। अभी मैं उसको समझाऊंगा, पहले इसको समझा दूं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, मोटा सा एक पॉइंट और समझ लीजिए आप। जैसे कहीं पे कोई अपराध हो गया, चोरी हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, तो उस पर कोर्ट सबसे पहले क्या करेगा, संज्ञान लेगा, ठीक है। कैसे संज्ञान लेगा, चाहे सो मोटो संज्ञान कोर्ट ले ले, धारा 190 में बताया गया, चाहे सो मोटो संज्ञान ले ले, स्वतः से संज्ञान ले ले, कोर्ट को कहीं से जानकारी हो गई, उधर से जा रहा था, न्यूज़पेपर देख लिया, टीवी चैनल में देख लिया, या उसको किसी व्यक्ति ने सूचना दे दिया, बस वो सूचना पुलिस अधिकारी ना देना तो 2 थप्पड़ कान के नीचे उसके मारेगा, क्योंकि उसकी खुद ड्यूटी है एफआईआर एनसीआर दर्ज करके जो है उसमें आगे कार्रवाई करने की। उसके बाद अगर पुलिस रिपोर्ट उसमें आती है तो उस पर संज्ञान ले, या कंप्लेंट पे संज्ञान ले ले, पीड़ित खुद उसमें आके शिकायत कर दे कोर्ट के पास। तो इस तरह से उसमें संज्ञान लेने के बाद क्या होगा, अगर कंप्लेंट पे संज्ञान लिया गया है तो उसकी अलग प्रक्रिया है, पुलिस रिपोर्ट पे संज्ञान लिया गया है तो उसकी अलग प्रक्रिया है, और सूचना या स्वतः संज्ञान लिया गया है तो उसकी अलग प्रक्रिया बताई गई है। कुल मिलाकर के मामला अगर मान लेते हैं कि पुलिस में उसमें जो पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर दर्ज कराई गई, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसमें क्या किया गया कि पुलिस ने उसकी विवेचना किया, ठीक है, यानी इन्वेस्टिगेशन किया और चार्जशीट जो है कोर्ट में लगा के पेश कर दिया। अब कोर्ट क्या करेगा, दोनों पार्टियों को बुलाएगा, फिर उसमें सुनेगा। तो आप कहते हैं तारीख लग रही है, तो तारीख पे सुनवाई पूरी होगी। उसके बाद जब अदालत इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि आप सजा के पात्र हैं, नहीं आपने अपराध किया है, तब आपको सजा सुनाई जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया सेटअप लागू होती है उसी में। आइए समझाता हूँ मैं एक एक करके। सबसे पहले मैं लिखा हूँ दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ठीक है। इसके पहले जो संहिता थी, जिसको ये संहिता रिपील करके बनाई गई है, वो 1898 है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस संहिता में कितने अध्याय हैं, कितने धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले अधिनियम संख्या 2 है, ध्यान रखिएगा, अधिनियम संख्या 2 है, यानी ये एक्ट नंबर 2 है, 1973 में बनने वाला ये दूसरा कानून था। उसके बाद अध्याय 37 अध्याय हैं, 484 धारा है, अनुसूची 2 है, यानी 37 अध्यायों में 484 धाराएं रखी गई, जिसके साथ 2 शेड्यूल भी पढ़ना है, ठीक है। अब पुराना जो अधिनियम था उसमें 46 अध्याय थे, यानी 1898 के अधिनियम में 46 अध्याय, 565 धाराएं और 5 अनुसूचियां थीं। अब ये जो 2 अनुसूची है, पहला अनुसूची अपराधों का वर्गीकरण है, जो प्रारंभिक परीक्षा में खूब पूछा जाता है। दूसरा शेड्यूल प्रारूप से जुड़ा हुआ, जिसमें टोटल 56 प्रारूपों की संख्या बताई गई है। उसके बाद ये कब लागू हुआ है, तो 25/1/1974 को ये इन्फो पासिंग डेट है इसका, राष्ट्रपति ने साइन किया था। 1/1/74 यानी 1/1/74 यानी 1 नहीं है, ये 1 अप्रैल है, 1/4 हो जाएगा, 1 अप्रैल 1974, जिसको मूर्ख दिवस मैंने लिखा है। इसी मूर्ख दिवस को ये दंड प्रक्रिया संहिता लागू हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसी को फूल डे के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में कुछ और बात लिखिए, ये प्रक्रिया विधि नहीं क्या है, प्रोसीजर है, किस विषय पे, दंडिक मामले, तो दंडिक प्रक्रिया विधि है। हाँ, कहीं कहीं इसमें सब्स्टेंटिव लॉ के भी पार्ट दिखाई देते हैं, सिविल के भी और क्रिमिनल के भी। जैसे मेंटेनेंस सिविल सब्स्टेंटिव लॉ का पार्ट दिखाई देता है, क्रिमिनल सब्स्टेंटिव लॉ के पार्ट्स इसमें धारा 345, 344, 345, 349 और 350, ये 4 धाराएं जो है सब्स्टेंटिव लॉ, क्रिमिनल सब्स्टेंटिव लॉ के भी पार्ट दिखाई देते हैं। उसमें प्रक्रिया और सजा दोनों लिखी हुई है। 4 धाराएं ऐसी आईपीसी में हैं जहां सजा का भी प्रावधान किया गया है, धारा 344, 345, 349, 350 में। चलिए,
तो ये तो आपने देख लिया इसको। उसके बाद कुछ मैंने यहाँ विशेषता लिखा, इस संहिता की विशेषता भी कभी कभी एग्जाम में या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखे, वैसे विशेषताएं तो कम से कम यहाँ पे सैकड़ों विशेषताएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो एक है, जूरी न्यायालय समाप्त किया गया है। जूरी न्यायालय को साक्ष्य विधि में देखेंगे तो धारा 166 में जूरी न्यायालय को वैसे ही पावर दी गई है जैसे 165 में जो है न्यायालय को प्रश्न पूछने की शक्ति मिली हुई है। उसके तो जूरी न्यायालय को खत्म कर दिया गया, कब से? 1973 से खत्म कर दिया गया जूरी न्यायालय, इसीलिए सीपीसी की धारा 166 वर्तमान में अप्रासंगिक हो गई है। उसके बाद द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का द्वितीय वर्ग यहाँ गलती से लिखा होगा, तृतीय वर्ग होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? तृतीय वर्ग, ठीक है, तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो पोस्ट था, यानी थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी पहले होता था, जिसको खत्म कर दिया गया है। उसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट का पृथक्करण, यानी पहले कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ही न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी शक्तियां मिली हुई थी, उस शक्तियों को सेपरेशन कर दिया गया। ये आर्टिकल 50 का इन्फोर्समेंट है। अनुच्छेद 50 संविधान के भाग 4 में ये बात लिखी हुई थी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट से कार्यपालक मजिस्ट्रेट से न्यायिक मजिस्ट्रेट को अलग किया जाए। वो अलग किया गया 1973 में जा करके। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद का इन्फोर्समेंट है न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अलग करके, तो यह है अनुच्छेद 50 का इन्फोर्समेंट है। दूसरे बात, इसमें मुजरा का प्रावधान किया गया है। मुजरा बहुत महत्वपूर्ण है, 428, जिस पर मैं ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ। मैं फिर बताऊंगा, ये वीडियो ना केवल एलएलबी करने वाले बच्चों, ना केवल तैयारी करने वालों बच्चों के लिए, बल्कि जो एलएलबी कर रहे हैं या जो कानून जगत में जानकारी रखना चाहते हैं, ठीक है, उन सब के लिए वरदान है। ठीक है, आपको कम समय में आप पूरी सीआरपीसी आपको समझ में आ जाएगी, पूरी सीआरपीसी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। साथ ही साथ मैं पहले ये चीज़ बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पीछे जेएपी और जेएस की तैयारी भी कराई जाती है। अब बेहिचक सारे लॉ पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, आईपीसी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, टीपीए हो, जूरिस्प्रूडेंस हो, ठीक है, या माइनर एक्ट्स जितने हैं, लोकल एक्ट्स सब पढ़ाए जाते हैं। और इसमें कोई दूसरी फैकल्टी नहीं सिवाय मेरे के, मैं ही सारा लॉ पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसमें आपको डरने और संकोच करने की या घबराने की या आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब एक एक्ट में पढ़ाता हूँ, सबसे बड़ी विशेषता ये कि मैं जब भी कोई एक्ट पढ़ाता हूँ तो उसका वर्गीकरण और उसका क्लासिफिकेशन जरूर करवाता हूँ और दूसरे प्रोविजन उसको लिंक भी करवाता हूँ। क्योंकि वर्तमान में कानून में आप पेपर जो देखेंगे, जो पूछे जा रहे हैं, वो अब लिंकिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि इस प्रोविजन से कौन सा प्रोविजन लिंक है, इससे संबंधित प्रोविजन कहाँ है, किंतु परंतु बट कहाँ लगा हुआ है। तो सब कुछ आपको आना चाहिए। अगर सब कुछ आपको आ रहा है तो आप उत्तर कर सकते हैं, अन्यथा उत्तर करने में असमर्थ होंगे। रट के परीक्षा देने का जमाना अब धीरे धीरे लदता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो समय खत्म हो रहा है कि आप रट करके 4 क्वेश्चन जज बन जाएंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप पेपर को हिला भी नहीं पाएंगे। ठीक है, समझने की तो बहुत दूर की बात है। चलिए, तो ये तो आपने विशेषता देख ली। दूसरी तरफ ये प्रक्रिया विधि है, इसको मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोसीजर लॉ है, कुछ इसके सिविल पार्ट्स भी हैं, कुछ क्रिमिनल पार्ट्स भी हैं, सब्सटेंटिव लॉ के भी पार्ट्स हैं। समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय जो है ये है, यानी किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इसमें संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, क्योंकि समवर्ती सूची पे दोनों सरकारों को कानून बनाने का प्राधिकार है। ये कहाँ लिखा हुआ संविधान में? संविधान में ये बात कहाँ लिखी हुई कि संघ एवं राज्य, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पे संघ और राज्य को दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। आप कहेंगे तुरंत तपाक से कि अनुसूची 7 में लिखा हुआ, बिल्कुल गलत उत्तर है। अनुसूची 7 में कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आर्टिकल कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 246 के खंड 2 में लिखा हुआ है ये बात कि समवर्ती सूची के विषय पे संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का समान अधिकार है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है ये भविष्यलक्षी प्रभाव होता है। सामान्यतः इसका नेचर क्या है? भविष्यलक्षी होता है। हाँ, जबकि ये प्रोसीजर लॉ है, प्रोसीजर लॉ को रिट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 20 खंड 1, अनुच्छेद 20 खंड 1 ये नहीं रोकता है, वो केवल दांडिक मामलों को रोकता है। यानी सब्सटेंटिव लॉ, जो क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ है, केवल उनको बैक डेट से लागू होने पे रोक लगाता है, न कि प्रक्रिया विधि पे। तो प्रक्रिया विधि है, बैक डेट से भी जरूरत पड़े तो लागू किया जा सकता है। चलिए, तो ये भी आपने समझ लिया। दूसरा, अब हम लोग चलते हैं इसके प्रोविजन पे। पूरी सीआरपीसी का देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि पूरी सीआरपीसी जो भी है, आपराधिक विधि जो बनाई गई है प्रोसीजर लॉ, सरकार का प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा करे। सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा करे, उसके शरीर एवं संपत्ति की। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है।
ठीक है। पहले इसी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी, जब इस तरह से जो है देश नहीं बने हुए थे, राज्य नहीं हुए, शुरुआत में जब मानव का विकास हो रहा था तो कबीलियों पे होता, जो कबीलाई होते थे, छोटे छोटे संगठन होते थे, उसका जो मुखिया होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी लोगों की सुरक्षा करने की। अब ये जब राज्य का रूप ले चुका है वो वर्तमान युग में, तो यहाँ पे जिम्मेदारी स्टेट की हो गई है। स्टेट इसीलिए जो है कानून का प्रावधान करता है कि जो कोई अपराध करेगा, मेरे आदेश की उल्लंघन करेगा, उसको सजा दी जाएगी और सजा दी जाएगी। लेकिन बात यह है कि तो क्या दूसरा व्यक्ति पिटता रहेगा? नहीं, दूसरा व्यक्ति पिटता नहीं रहेगा। कोई मुझे मार रहा तो क्या मैं उसको नहीं मार सकता हूँ? तो कानून ने तो कहा कि नहीं भाई, आप जाके जो है शिकायत करिए, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा। तो प्रश्न ये है, मैं शिकायत तब करूँगा जब मेरे साथ अपराध हो चुका हो। मैं अपराध को होने से रोकने की भी काम करूंगा, क्योंकि राज्य प्रत्येक दशा में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में आईपीसी में अध्याय 4 76 से लेकर के 106 तक में राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रावधान कर दिया गया। वैसे कि 76 से 106 तक में जो है मेन राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो धारा 96 से 106 है, जबकि अब बाकी जो धाराएं हैं 76 से लेकर के 95 तक ये तो जनरल एक्सेप्शन की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि जनरल एक्सेप्शन में वो भी आता है, लेकिन उसको आरपीडी के नाम से जाना जाता है। 96 से 106 96 से 106 उन अवस्थाओं का उल्लेख करता है जिस समय राज्य हमारी सहायता करने के लिए, राज्य हमें बचाने के लिए असमर्थ हो, उस समय हम खुद अपने शरीर एवं संपत्ति की तथा दूसरे के शरीर एवं संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। चलिए, उसी अनुक्रम में राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी डाली गई है कि अपराध को होने से रोके, हर हालत में अपराध को होने से रोका जाए, लेकिन अगर किसी भी कीमत पर अगर अपराध हो जाए तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया जाए। तो राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी यह है कि अपराध को होने से रोका जाए। हर हालत में राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि अपराध को होने से रोका जाए। उसी रोकने के लिए आप देखेंगे सीआरपीसी में सबसे पहले प्रावधान अगर आप देखेंगे तो यही लिखा मिलेगा आपको कि अपराध को होने से रोकने की व्यवस्था सीआरपीसी में लिखी गई है सबसे पहले, क्योंकि राज्य की यह प्राथमिक जिम्मेदारी। सेकेंडरी जिम्मेदारी यह है कि अगर किसी के साथ अपराध हो जाए तो उसको उपचार दिलाया जाए, आरोपी को दंडित करके जेल भेजा जाए। तो सीआरपीसी में पहले तो कॉमन प्रोविजन लिखा हुआ, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे पहले मुद्दे की बात नहीं उठती है, सबसे पहले तो दुआ सलाम और परिचय होता है। उसी तरह से सीआरपीसी में भी कुछ परिचय लिखे हुए हैं, कॉमन प्रोविजन लिखे हुए हैं, जो चैप्टर 1 से लेकर के 7 ये तक है। ठीक है। अब यद्यपि देखिए यहाँ जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है, इसका पर्पज केवल और केवल आपको समझाना और याद कराना है और सीपीसी को आपकी नज़र में छोटा बनाना है, क्योंकि आपके लिए अभी तक पूरे सीआरपीसी आपकी नज़र में बहुत बड़ा एक्ट लगता था, आपको समझ में नहीं आता था। ये केवल और केवल आपकी नज़र में इसको मुझे छोटा कर देना है, बस नज़र में छोटा कर देना है। आपको दिखने में छोटा लगेगा तो आप अपने आप इस पर हावी हो जाएंगे और ये कमज़ोर पड़ जाएगा। तो पूरे सीआरपीसी में कॉमन प्रोविजन लिखा हुआ है चैप्टर 1 से लेकर के 7 ये तक। हाँ, कुछ ऐसे भी प्रोविजन, कुछ ऐसी भी धाराएं मिलेंगी जो स्पेशल हैं लेकिन कॉमन में लिख उठी हुई, और कॉमन है स्पेशल में लिख गई होंगी, लेकिन उसको लेके आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये वर्गीकरण ना तो किसी एग्जाम में पूछा जाएगा और ना ही किसी जो है कहीं लिखने के लिए आएगा। केवल और केवल ये समझाने का पर्पज है जिसको मैं बनाया हूँ। हो सकता है मैं दूसरी बार ये चार्ट बनाऊँ तो इसमें कुछ परिवर्तन मैं कर दूँ, क्योंकि मैं जितनी बार बनाता हूँ उतनी बार परिवर्तन हो ही जाता है। ठीक है, तो केवल और केवल इसका पर्पज समझाने का है। जो पहला चैप्टर है वो ये जो पार्ट है ये कॉमन प्रोविजन है। ये कॉमन प्रोविजन अपराध को होने से रोकने पे भी और अपराध होने के बाद की दोनों प्रक्रियाओं पे सामान्यतः लागू होता है, तो इसलिए इसको कॉमन मैंने कर दिया, जो हमेशा सब पे लागू होता है। दूसरी बात, जैसे आप चाहे कोई दुश्मन हो चाहे कोई मित्र हो, अगर हाथ मिलाएंगे, जेरमी नमस्ते दुआ सलाम करेंगे तो कर लेगा। ठीक है, तो ये दुआ सलाम सब पे लागू होता है, दुश्मनों पे भी लागू होता है और मित्रों पे भी लागू होता है। कोई डिनाई नहीं करता है, भले वो अंदर से गाली दे रहा हो आपको, लेकिन सामने वो बोल देता है। तो उसी तरह से ये कॉमन प्रोविजन है, लागू इस पे भी होता है, इस पे भी लागू होता है। यानी चाहे अपराध को होने से रोकने वाले प्रोविजन हो या अपराध होने के बाद उपचार दिलाने वाले प्रोविजन हो, दोनों पे लागू होता है। तो ये कॉमन प्रोविजन है जिसका उल्लेख मैंने अध्याय 1 से लेकर के 7 तक में लिखा हूँ। अब 7 का कोई जगह कहीं नहीं था, इसलिए मैंने लिख दिया है। पूरे सीआरपीसी में केवल 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जो नए जोड़े गए हैं, बाकी सब मूल चैप्टर हैं। तो 37 मूल हैं, 2 नए जोड़े गए हैं, अगर जिसमें 2 जोड़ देंगे तो 39 चैप्टर हो जाएंगे। खैर चलिए, अब आगे आ जाइए उपचारात्मक उपबंध। उपचार पूरे सीआरपीसी को मैंने फिर सबसे पहले तो 3 भागों में बांटा था, सामान्य उपबंध, निवारक उपबंध, उपचारात्मक उपबंध। ये आप देखिएगा, सामान्य उपबंध यानी कॉमन, निवारक उपबंध मतलब वो प्रावधान जो अपराध को होने से रोकने के लिए बनाए गए हैं, जिसका मूल पर्पज अपराध को हर हालत में रोका जाए। उसके लिए 4 चैप्टर हैं, 8, 9, 10, 11, अभी एक एक करके समझाऊंगा भी। उसके बाद उपचारात्मक उपबंध, अगर अपराध हो जाए,
किसी भी कीमत पर अगर अपराध ना रुपये नहीं हो जाए तो ऐसी स्थिति में आरोपी को कैसे दंडित किया जाएगा, कैसे उसको जेल भेजा जाएगा और पीड़ित के साथ कैसे न्याय होगा, इसके लिए प्रावधान किया गया, जिसको मैंने उपचारात्मक उपबंध के नाम से रखा। इस उपचारात्मक उपबंध को फिर दो भागों में बांटा हूँ, एक सामान्य उपबंध और दूसरा विशेष उपबंध। सामान्य उपबंध का मतलब कि जो सामान्यतः हर मामले में लागू होता है, विशेष उपबंध का मतलब कि जो किसी प्रोसीडिंग में कभी कभार लागू होता है, हमेशा लागू नहीं होता। जैसे आपके घर में बहुत सारे सामान होंगे, कुछ ऐसे सामान होंगे जो डेली उपयोग के लिए होंगे, कुछ ऐसे सामान होंगे जो जरूरत पड़ने पे कभी कभार यूज होते होंगे, तो वो विशेष हो गए, जो डेली यूज होते हैं वो सामान्य हो गए। तो उसी तरह से जब कभी कोई अपराध होता है तो हर एक प्रोविजन तुरंत नहीं लागू होता है और ना उस मामले में लागू होता है, कभी कभार लागू होता है। जैसे कार्रवाई के दौरान अभियुक्त का पागल हो जाना, तो क्या हर कार्रवाई में अभियुक्त पागल हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है, तो वो विशेष प्रोविजन है। जेल में से किसी व्यक्ति को हाजिर कराना है तो हमेशा तो व्यक्ति जेल में नहीं रहता है, तो जब कभी ऐसे प्रोविजन की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी लिख दिया गया है। इसीलिए सीआरपीसी थोड़ी और लेंदी हो गई है। तो सामान्य उपबंध और विशेष उपबंध, सामान्य उपबंध को भी दो भागों में बांटा हूँ, सामान्य उपबंध को भी दो भागों में बांटा हूँ। ये पहला उपबंध है अपराध होने से लेकर के विचारण तक, यानी जब कभी कोई अपराध हो जाए तो होने से लेकर के ट्रायल तक की जो प्रोसीडिंग है, कोर्ट में उसमें जजमेंट सुनाए जाने तक की जो प्रोसीडिंग है, उसका उल्लेख मैंने यहाँ 12 से 21 तक में किया है। और अपराध होने से लेकर के 12 से 21 तक में जजमेंट पूरा हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इतने में ही ट्रायल पूरा हो जाता है। ट्रायल के लिए केवल 12 से लेकर 21 तक की ही प्रक्रियाएं चलती हैं। अपराध होने से लेकर के निर्णय आने तक 12 से 21 में ही मामला कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब जरा देखिए, विचारण के पश्चात की प्रक्रिया, आफ्टर जजमेंट, आफ्टर ट्रायल क्या होगा? तो आफ्टर ट्रायल जजमेंट सुनाया जाएगा, मृत्युदंड है तो कन्फर्मेशन होगा, फिर पीड़ित कोई है तो वो अपील में जाएगा, रेफरेंस रिवीजन में जा सकता है जहां अपील नहीं होगी, जमानत की मांग की बात की गई है, ठीक है, संपत्ति का बेन, परिसीमा है और प्रकीर्ण है। तो ये अपराध होने के बाद की प्रक्रिया है। कुछ प्रक्रियाएं तो पहले भी लागू होती रहती हैं इसमें, लेकिन मोटा मोटा आपको समझना है, क्योंकि अभी जब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा इसको तो बताऊंगा भी कि इसमें कौन सी जनरल के साथ साथ कुछ विशेष भी लक्षण दिखते हैं। उसके बाद विशेष प्रक्रिया क्या है? विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अध्याय 21A 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32 और 35 ये विशेष प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। तो मोटा मोटा आपको क्या समझना है? सबसे पहले तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, ये जो ऊपर पट्टी लगी हुई है इसको तैयार कर लीजिए, ठीक। उसके बाद हाँ, इसी तरह का वर्गीकरण आपका सीपीसी, सीआर और आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए पे भी ऑलरेडी किया जा चुका है। तो आप वहाँ से वीडियो देख करके अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं और प्रोविजंस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य उपबंध यानी पूरे सीआरपीसी को दो भागों में बांटा मैंने, 3 भागों में। पहले सामान्य उपबंध, निवारक उपबंध, उपचारात्मक उपबंध, ठीक है। तो सामान्य में ये हो गया, निवारक में यानी निवारक मतलब अपराध को होने से रोकने की प्रक्रिया, और अपराध हो जाए तो उपचार की प्रक्रिया। उपचार की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा, सामान्य उपबंध, विशेष उपबंध। सामान्य उपबंध को फिर 2 भाग में बांटा, अपराध होने से लेकर के विचारण तक की प्रक्रिया, और दूसरा है विचारण के पश्चात की प्रक्रिया, ठीक है, यानी आफ्टर जजमेंट, वो आफ्टर जो है ट्रायल की प्रोसीडिंग क्या होती है इधर लिखा हुआ है। और ये स्पेशल प्रोविजन है जो कभी कभार लागू होते हैं, ये परीक्षा के लिए उतने उपयोगी नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रोविजंस इसमें ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये प्रोविजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रोविजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये प्रोविजन महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, और ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी, यानी मैं अब कुछ कह नहीं सकता इसमें क्या महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये प्रोविजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी ये सब भी महत्वपूर्ण। अगर थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से तो यही प्रोविजन है जो थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है। अब आइए सबसे पहले चलते हैं प्रारंभिक में। अच्छा, इसमें कुछ चैप्टर्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक। जैसे प्रथम में प्रारंभिक में प्रथम है, 5 में पकड़ना है, 15 में परिवाद है, 25 में पागल है, लास्ट से 5 छोड़ना है। तो 4 चैप्टर तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। यानी जो पहला चैप्टर है 5 से प्रारंभिक, तो पहला चैप्टर पहले में प्रारंभिक हो गया, ठीक। 5वां चैप्टर पकड़ना है यानी गिरफ्तारी है, तो 5वां कहाँ है? ये 5वां देखिए गिरफ्तारी है, 41 से 60 तक। तो 5वां कहाँ से कहाँ तक है? 41 से 60, 5 पकड़ना है। पहला प्रारंभिक है, 5वां पकड़ना यानी गिरफ्तारी है, 5 के बाद 15 आपको मिलेगा परिवाद है, तो 5 के बाद 15 परिवाद, और फिर 15 के बाद 25 में आपको मिलेगा पागल, ठीक है। तो 25 कहाँ? ये विशेष प्रक्रिया, 25 में देखिए पागल है, और लास्ट से 5वां
यानी शुरू से पांचवा पकड़ना है तो अंत से पांचवा छोड़ना है, यानी जमानत है। कहाँ है जमानत? 33 में मिलेगा। 33 कहाँ गया ये देखिए, ये अंतिम से पांचवा चैप्टर है, यानी लास्ट से जब आप गिनेंगे तो पांचवा चैप्टर आपको 33 मिलेगा। तो शुरू से पांचवें चैप्टर में पकड़ना है, अंत से पांचवें में छोड़ना है, यानी जमानत है। तो कुल मिलाकर के आपने कौन कौन सा चैप्टर देख लिया? चैप्टर 1 देख लिया, चैप्टर 5 देख लिया, 15 देख लिया और 25 देख लिया, 31 देख लिया। 1 प्रारंभिक है, 5 पकड़ना यानी गिरफ्तारी है, 15 परिवाद है और 25 पागल है और 31 यानी ये लास्ट से पांचवा है तो इसमें छोड़ना है। ठीक है, 31 में 33 जमानत है। ठीक, और 2 चैप्टर को और मैं नचाऊंगा, 2 चैप्टर को और नचाऊंगा इसमें। 13 और 31, ये है 13 और ये है 31, इसी को उल्टा कर दोगे, ये 13 3 इधर कर दोगे तो 31 बन जाएगा। 13 में जांच विचारण में न्यायालय की अधिकारिता है, यानी किसी भी अपराध का कौन सा न्यायालय जांच विचारण करेगा? कुछ तो बताओगे, बहुत सारे कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे अपराध हैं, तो कौन किस अपराध का ट्रायल करेगा? कुछ तो उसके मानक बताया जाएगा। तो ये 13 में मानक बताया गया है, और अपराधों का जब ट्रायल कर दिया जाता है, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो ये मानक लागू नहीं होता। इस मानक का अपवाद यहाँ 31 में लिखा हुआ है। ये मामलों का अंतरण है, ठीक है, चाहे अपील हो या मामले हो, उसके ट्रांसफ़र 31 में होता है। और यहाँ जांच विचारण में न्यायालय के जो है स्थान बताया गया है धारा 177 से लेकर के 189 तक, और ये ट्रांसफ़र है 406 से लेकर के 412 तक। तो फिर से देखिए, पहला प्रारंभिक है, 5वां पकड़ना है, 15 परिवाद है, 25 पागल है, 33 यानी लास्ट से 5वां छोड़ना है यानी जमानत है, और 13 में जांच विचारण में न्यायालय की अधिकारिता है, 31 मामले का अंतरण है, ट्रांसफर ऑफ केसेज है। तो ये क्योंकि अंतरण यहाँ बताया कौन सा है, जिस न्यायालय की अधिकारिता में अपराध होगा वो न्यायालय उसका ट्रायल करेगा। लेकिन अगर वहाँ से ट्रांसफर होकर कहीं और चला जाए मामला तो उसके तो यहाँ हुआ ही नहीं है, फिर भी वो ट्रायल कर सकेगा। तो 13 का अपवाद है 31। ठीक, तो 4 1 5 2 7 चैप्टर तो आपने ऐसे ही देख लिया। 2 नए चैप्टर जुड़े हुए हैं, 2 नए चैप्टर जुड़े हुए हैं। कौन सा? 7 का और 21 का, ये 2 नए चैप्टर जुड़े हुए हैं। ये वित्तकारी व्यवस्था है भारत से बाहर की दशा में, और ये 21 अभिभावक सौदेबाजी, ये परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 21 ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अभिभावक सौदेबाजी है, ये अभिभावक सौदेबाजी है जिसमें 12 धाराएँ हैं। यद्यपि इस धारा में भी 12 धाराएँ हैं, इसमें भी 12 धाराएँ हैं, का से ठा तक ये भी है, का से ठा तक ये भी है। ध्यान रखिएगा, दोनों में धाराएं सेम है, जितनी धाराएं यहाँ जुड़ी हैं उतनी धाराएं यहाँ जुड़ी है। ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, ये उपयोगी नहीं है उतना। चलिए, उसके बाद अब देखिए, सबसे पहले भाई जब कोर्ट्स बनाई, प्रोसीडिंग बनाई जाएगी तो ये तो बताना पड़ेगा ना कौन सा कोर्ट होगा, कौन सा पुलिस होगा, कौन सा वकील होगा, क्योंकि बिना कोर्ट पुलिस वकील के काम चलेगा नहीं। ठीक है, आरोपी तो हमें पता है, पीड़ित भी पता है, जिसने अपराध किया वो आरोपी, जिसके साथ हुआ वो पीड़ित है। अब पीड़ित तो यहाँ पे एक्चुअल में राज्य होती है, ध्यान रखिएगा, पीड़ित एक्चुअल में राज्य मानी जाती है। ठीक है, वो एक्चुअल मतलब सैद्धांतिक तौर से राज्य मानी जाती है, एक्चुअली वो व्यक्ति माना जाता है जिसके साथ अपराध हुआ। इसीलिए जब राज्य को पीड़ित माना जाता है सैद्धांतिक तौर से, तो राज्य के नाम से केस चलाया जाता है। ठीक है, राज्य के नाम से केस चला जाता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम आरोपी का नाम लिखा होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो है पीड़ित तो कोई व्यक्ति विशेष होता है, लेकिन सैद्धांतिक तौर से पीड़ित राज्य होता है, क्योंकि राज्य का ये आदेश है कि आप ये कार्य नहीं करोगे वरना आपको दंडित करूंगा। तो अगर आपने किया है तो राज्य के आदेश का वायलेशन किया है, राज्य यहाँ पीड़ित मानी जाएगी। चलिए, तो अब सामान्य उपबंध जो हैं, सामान्य उपबंध में पहला प्रारंभिक हो गया। तो मैं बता क्या रहा था कि यहाँ पे पुलिस का, राज्य और न्यायालय का तो गठन करना पड़ेगा, सरकारी वकीलों को तो बताना पड़ेगा वकील कौन होगा, क्योंकि जब सरकार पीड़ित है तो सरकार की तरफ से सरकारी वकील होगा। यद्यपि हम प्राइवेट वकील हायर करते हैं, लेकिन हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों हायर करते हैं, क्यों नहीं ज़रूरत है, जब अंदर बताएंगे तो पूरी बातों को, व्यवहारिक बातें भी जब बताएंगे तभी समझ में आएगा ये। तो प्रारंभिक पहला हो गया 1 से 5। अब देखिए तुरंत दंड न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन है, दंड न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन है। दंड न्यायालय तो बताना ही पड़ेगा, दंड न्यायालय कौन सा है, तो धारा 6 में दंड न्यायालय बताया गया है। विचारण न्यायालय धारा 26 में बताया गया है, किन अपराधों का विचारण करेंगे ये शेड्यूल फर्स्ट में बताया गया है। ठीक, तो धारा 6 में दंड न्यायालय, धारा 26 में ट्रायल कोर्ट्स का बताया गया है, और दंड न्यायालयों की शक्तियाँ धारा 28 और 29 में बताई गई हैं। तो यहाँ दंड न्यायालय कौन कौन से होंगे, और फिर कार्यालयों यानी दंड न्यायालयों का गठन कैसे होगा, कैसे जजों की नियुक्ति होगी, और
जो है इसमें लोक अभियोजक कौन होगा, सहायक लोक अभियोजक कौन होगा, विशेष लोक अभियोजक कौन होगा, यानी वकीलों के बारे में, तो जो सरकारी अधिवक्ता हैं उनके बारे में अध्याय 2 धारा 6 से लेकर के 25 ये तक बताया गया है। फिर दंड न्यायालयों की पावर क्या है, तो दंड न्यायालयों का गठन हो गया 2 में, फिर उनकी पावर 3 में लिखी गई, क्योंकि फिर पावर तो लिखी ही जाएगी, 26 से 35 में हो गया। अध्याय 4 एक ऐसा अध्याय है जिसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ, पूरे सीआरपीसी में एकमात्र ऐसा अध्याय है जिसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। कोई चैप्टर यहाँ से रिपील नहीं हुआ, लेकिन चैप्टर 1 है जिसका अपना नाम नहीं है। अंदर जा करके 2 पार्ट में ये बढ़ता है जहाँ उसका नामकरण किया जाता है। तो ये 4 है, ठीक है, जिसमें अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ हैं और अपराध की सूचना दिए जाने की जिम्मेदारी ग्राम में नियोजित व्यक्तियों एवं ग्राम में रहने वाले लोगों की दी गई है, ठीक है, धारा 39-40 में। तो ये 36 से लेकर के 40 तक है चैप्टर 4। आपका ऐसे ही याद रखिएगा कि एक ऐसा एकमात्र चैप्टर जिसका अपना नाम ना हो वो चैप्टर 4 है, और बाकी ये 5 तो मैंने इधर से ही बता दिया था, 13-31 उधर से बता दिया था, ठीक। पहला प्रारंभिक है, 5 पकड़ना है, 15 परिवाद है, 25 पागल है, 33 लाठ से 5 छोड़ना है, 13 में जांच विचार में न्यायालय की अधिकारता है, उसका अपवाद 31 में है, 13 का उल्टा बना दोगे तो 31 बन जाएगा। और चौथा ऐसा चैप्टर है जिसका अपना कोई नाम नहीं है, ठीक है। 5वां गिरफ्तारी देखिए आ गया, गिरफ्तारी 41 से 60 तक गिरफ्तारी है। तो प्रारंभिक हो गया, दंड न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन, फिर उनकी शक्तियाँ 3 में है, 5 में गिरफ्तारी है। ये सब तो कॉमन प्रोविजन इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। और फिर 6 और 7 व्यक्तियों की हाजिरी एवं दस्तावेजों की हाजिरी से जुड़ा हुआ। भाई व्यक्ति को बुलाने के लिए, ठीक है, क्या स्टेप अपना जाएगा। जज साहब का घर से जाके पकड़ के थोड़ा ना लाएंगे, वो वहीं बैठे बैठे कलम डुलाएंगे और समन जारी कर देंगे, समन पे आना पड़ेगा, समन पे नहीं आओगे तो गिरफ्तारी वारंट भेज देंगे, यानी बंद गाड़ी भेज देंगे, पकड़ के लेके चला आएगा, किराया भाड़ा भी आपका बच जाएगा आने से। तो गिरफ्तारी, फिर अगर उससे भी नहीं आ रहे हो तो उद्घोषणा जारी कर देंगे, जहाँ कहीं हो चले आओ, नहीं तो फिर कुछ संपत्ति तुम्हारी बचेगी नहीं, और उसके बाद भी नहीं आते तो संपत्ति तुम्हारी कुर्क करवा लेंगे। तो समन, गिरफ्तारी वारंट, उद्घोषणा और कुर्की, ये 4 प्रक्रिया क्रिमिनल मामले में अपनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो उद्घोषणा में भी 2 बातें, उद्घोषण व्यक्ति अलग होता है, उद्घोषित अपराधी अलग होता है। अभी इस बार पीसीएस एपीओ के मेंस में पूछा गया था कब किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर किया जाता है, तो ये धारा 82 की उपधारा 4 में आपको मिलेगा कि कब उद्घोषित व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर किया जाता है। चलिए, तो व्यक्तियों की हाजिरी के लिए आदेश का है 6 में, और दस्तावेजों या चीज़ों को मंगाने के लिए आदेश का भी तो जारी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी को एग्जामिन करना है तो उसको बुलाएंगे, हमें किसी दस्तावेज की ज़रूरत है तो हम उसको मंगाएंगे। तो दोनों के लिए आदेश का जारी करने का प्रावधान चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में दिया गया है। और 7वां व्यतिकारी व्यवस्था है। तो इस तरह से आपने देख लिया, इसमें से पहला प्रारंभिक हो गया, 2-3 दंड न्यायालयों कार्यालयों का गठन है, 2 तो 3 में उसकी शक्तियाँ हैं, और 4 का कोई नाम नहीं है, 5 पकड़ना है, 6-7 आदेश का जारी करके बुलाना है, पकड़ में 5 में नहीं आया तो आदेश का जारी करके बुलाएंगे, ठीक। और 7 में जो है दस्तावेज या चीज़ मंगाने के लिए आदेश का जारी करते हैं। तो मेरे समझ से ये आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद निवारक उपबंध पे 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 8, 9, 10, 11। वैसे लोग 9 को कहते हैं कि ये निवारक उपबंध नहीं है क्योंकि ये मेंटेनेंस है, ठीक है। फिर भी ये निवारक उपबंध की श्रेणी में आता है, वो कैसे आता है अभी मैं समझाऊंगा। हाँ, चैप्टर 8, 10, 11 ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो नागालैंड एवं जनजाति क्षेत्रों पे लागू नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो नागालैंड एवं जनजाति क्षेत्रों पे लागू है, शेष चैप्टर लागू नहीं है। नागालैंड और जनजाति क्षेत्र का मतलब है कि जो संविधान की 6ठी अनुसूची के जो है पैरा 20 में उल्लिखित किया गया है, और उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पूर्व असम राज्य में शामिल थे। तो पूरा का पूरा नागालैंड और असम राज्य में 21 जनवरी 1972 के ठीक पूर्व जो राज्य शामिल थे वो है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम और कौन, नागालैंड, ये जो है 5 राज्य, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिसपे सीआरपीसी का चैप्टर 8, 10, 11 लागू है। शेष चैप्टर वहाँ लागू नहीं है, लेकिन वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि वो अपने यहाँ गजट में अधिसूचना जारी करके शेष सीआरपीसी के प्रोविज़न लागू कर सकती है। तो व्यवहार में बहुत सारे प्रोविजंस लागू भी हैं।
तो 8 परिशांति है, व्यवहारिक मामले में बहुत लागू होता है, परिशांति कायम रखने में, सदाचारी बनाए रहने के लिए प्रतिभूति। इसी में आप 10 नंबरिया नाम सुना होगा, तो 10 नंबरिया भी इसी में आता है। 110 की कार्रवाई जिस पे होती है उसको 10 नंबरी कहते हैं। और 106-7 की कार्रवाई, 107-16 की कार्रवाई तो खूब आप लोगों ने सुना होगा, 107-16 की कार्रवाई खूब सुना होगा। तो 107-16 की कार्रवाई चैप्टर 8 में चलती है, सीआरपीसी का प्रावधान है। 107-16 का मतलब है 107 और 116, इन 107 के आधार पर जब संदेह, पुलिस को ये संदेह होता है, वो किसी लोक सेवक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये सूचना मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कहीं परिशांति भंग होने वाला करने वाला है, जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करके उसे सिक्योरिटी मांगी जाती है कि तुम परिशांति बनाए रखोगे वहाँ पे। तो उसकी सिक्योरिटी की जो जांच होती है, इस आरोप की जांच जो की जाती है वो 116 में जांच होती है। तो वही 107 और 16 की कार्रवाई लोगों पर चलती रहती है। तो 108 में परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति मांगी जाती है। ये पूरी तरह से प्रिवेंटिव नेचर है। जब कभी किसी के व्यक्ति के बारे में सूचना मिलती है, कोई समूह हो, समुदाय हो या व्यक्ति हो, कि वो कहीं परिशांति भंग करने वाले हैं लोग, अपराध करने वाले हैं लोग इकट्ठा हो रहे हैं या कल इकट्ठा होंगे, तो ऐसी स्थिति में ऐसे संबंधित व्यक्तियों से कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे सिक्योरिटी की मांग कर ली जाती है और अंतरिम सिक्योरिटी की भी मांग करके उसकी जाँच चालू रखी जाती है। जाँच सही पाए जाने पर अंतिम भी कर दिया जाता है उसी आदेश को। उसके बाद है भरण पोषण। ठीक है, तो ये अध्याय 8 106 से 124 तक चलता है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ मैं एक एक चैप्टर बताऊंगा तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ केवल आपको चैप्टर याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि प्रिवेंटिव नेचर का पहला चैप्टर है, परिशांति कायम रखने, सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति की मांग की जाती है। 9 है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में 2 महत्वपूर्ण शर्त दी गई है, 125 से 128 है। 2 महत्वपूर्ण शर्त ये दी गई है मेंटेनेंस में कि अगर कोई व्यक्ति जो मेंटेनेंस की मांग कराओ, इसे 4 लोग ही मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, पत्नी, बच्चे, माता और पिता, इतने लोग ही मेंटेनेंस की मांग सीआरपीसी में कर सकते हैं। यद्यपि कुछ केसों में पति को भी मेंटेनेंस पाने का हक दिया गया है। तो ये जो मेंटेनेंस की मांग यहाँ करते हैं, ये मेंटेनेंस जो मांगता है उसका अक्षम होना जरूरी है, जिससे मांगता है उसका सक्षम होना जरूरी है। ये 2 अनिवार्य शर्त हैं। जबकि फैमिली लॉ के तहत, ठीक है नहीं, पर्सनल लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, केवल वहाँ उस रिलेशन में होना ही मेंटेनेंस पाने का आधार होता है। जबकि सीआरपीसी में मेंटेनेंस तभी मिलेगा जब मांगने वाला अक्षम हो, पाने वाला सक्षम हो, ये साबित हो जाए कोर्ट में, अन्यथा मेंटेनेंस यहाँ नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि ये भी प्रिवेंटिव नेचर के चैप्टर्स में रखा गया है। उसका मेन कारण ये है कि अगर अक्षम व्यक्ति का मेंटेनेंस नहीं हुआ तो फिर या तो अपराध का शिकार होगा या अपराध खुद करेगा, या तो अपराध का शिकार हो जाएगा या अपराधियों में जो किसी अपराध में लिप्त हो जाएगा या अपराधियों का शिकार बनेगा, मजबूर होगा। अगर किसी अक्षम व्यक्ति से मेंटेनेंस देने का आदेश दे दिया गया तो पैसा लाएगा कहाँ से? वो भी किसी न कोई अपराध करके फिर लाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर एक नए अपराध को जन्म मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि अक्षम व्यक्ति को मेंटेनेंस दिया जाए और किसी सक्षम व्यक्ति से दिया जाए, जिससे कोई अपराध होने ना पाए, और जो इधर अक्षम व्यक्ति जो अपराध करने की संभावना है वो मेंटेनेंस पा जाएगा तो अपराध करेगा नहीं। तो मेंटेनेंस का जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है अपराध को होने से रोकना ही है, निवारक उपबंध की श्रेणी में ही आता है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि पर्सनल लॉ में जब मेंटेनेंस का ऑलरेडी प्रावधान किया गया था तो यहाँ किए जाने का क्या मतलब? आप कहेंगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग फास्ट होती है, क्या ऐसी कहीं लिखी है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग फास्ट होती है या सिविल प्रोसीडिंग स्लो होती है? कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसी बात। ठीक है, अब व्यवहार में ये बात सही है कि व्यवहार में थोड़ी सी क्रिमिनल प्रोसीडिंग तेज होती है, सिविल फास्ट नहीं होती है। तो व्यवहार के आधार पर कानून नहीं चलता है, कानून सिद्धांतों पर चलता है। जो यहाँ सिद्धांत बताए गए हैं कि सिविल मामले में जो है मेंटेनेंस का प्रावधान है, लेकिन सिविल मामले में मेंटेनेंस का प्रावधान केवल रिलेशन के आधार पर मिलता है। यानी अगर आप पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो आपको मेंटेनेंस पाने का हक है। आप सक्षम हो अक्षम हो इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि सीआरपीसी में रिलेशन साबित करने के साथ साथ सक्षमता और अक्षमता भी साबित करना अनिवार्य है। अगर आप ये बात नहीं साबित कर पाते हैं तो मेंटेनेंस आपको यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य अपराध को होने से रोकना है। अध्याय 10 है लोक व्यवस्था एवं प्रशांति बनाए रखना। इसी अध्याय को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले में सिविल बल का प्रयोग करने की छूट दी गई है, गोली चलाने की छूट दी गई है। दूसरे चैप्टर में लोक न्यूसेंस को हटाने की बात की गई है। तीसरे में जो है धारा 144 कर्फ्यू लागू की जाती है। और चौथे में जो है संपत्ति के उपभोग या कब्जे को लेकर विवाद होता है तो उसके निस्तारण की बात इसी चैप्टर में की गई है, धारा 145 से 148 तक में, 1947 तक में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोविज़न है। ठीक है, ये भी प्रिवेंटिव नेचर का है, बहुत महत्वपूर्ण प्रोविज़न है। पूरा का पूरा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को पावर मिली हुई है इसमें। उसके बाद
पुलिस के निवारक कार्य दिए गए हैं, पुलिस को यानी चैप्टर पूरा पुलिस को मिला हुआ, ये चैप्टर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मिला हुआ है, ये पुलिस को मिला हुआ है कि अपराध को होने से रोकने के लिए पुलिस अपने पूरी सामर्थ्य से कार्य करेगी। कौन से अपराध, संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। 151 में ये पावर पुलिस को मिला हुआ, तलाशी लेने की पावर है, निरीक्षण करने की पावर है 111 में ही पुलिस को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रोविजन है 8, 9, 10, 11। ठीक, उसके बाद सामान्य उपबंध में आप देखेंगे उपचारात्मक जो उपबंध है, इसमें मैंने सामान्य उपबंध को 2 भागों में बांटा। पहले अपराध होने से लेकर के विचारण तक की प्रक्रिया। अगर अपराध हो गया तो अध्याय 12 लागू होता है। इसी में FIR दर्ज होती है धारा 154 में, NCR 155 में दर्ज होती है। ठीक है, 156 में पुलिस को अन्वेषण करने की पावर है, 157 में अन्वेषण की प्रक्रिया बताई गई है, 58, 59 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से न्यायालय को सूचना दी जाती है, 60 में पुलिस स्टेशन पर जो है बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को मामले से संबंधित है तो पुलिस स्टेशन पर उसको बुलाया जाएगा, 4 लोगों को बुलाने से छूट दिया गया है। 161 में उसका बयान दर्ज कराया जाता है, 163 में बयान दर्ज करते समय उसको कोई उत्प्रेरणा धमकी वचन नहीं दी जाएगी। 164 में 161 के बयान का मूल्य बताया गया है कि उसकी साक्ष्य में उपयोगिता क्या है। 164 में न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराने की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कलमबंद बयान जो है धारा 164 है। 165 में अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी को तलाशी लेने की पावर है अपने अधिकारिता में। 165 में अधिकारिता से बाहर, 166 में भारत से बाहर जो है अनुरोध पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया 166 में, और विदेश से भारत के भीतर 166 खा में दिया गया है। 167 में जो है चाहे जब 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा ना हो पाए और मामला अजमानती हो, पुलिस को लगता है कि इस मामले में अन्वेषण किया जाना और ज़रूरी है, तब वो कोर्ट से परमिशन लेकर के उसको पुलिस रिमांड पे लेती है 167 पे। कोर्ट चाहे पुलिस रिमांड पे दे दे या जमानत पे छोड़ दे या उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दे। 167 है, बहुत महत्वपूर्ण धारा है। उसके बाद 167 के बाद 168 है कि 168 में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी धारा 157 में जब थाने का बाहर साधक अधिकारी चाहे तो खुद अन्वेषण करे या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर दे। तो अक्सर आप व्यवहार में देखिए हल्के में एक दरोगा होता है, उसी को अन्वेषण करने की पावर दी जाती है। वो दरोगा जो है अन्वेषण करने के बाद उस मामले की रिपोर्ट 168 में थाने के बाहर साधक अधिकारी को सौंप देता है। रिपोर्ट में चाहे वो पर्याप्त साक्ष्य का रिपोर्ट हो या अपर्याप्त साक्ष्य का रिपोर्ट हो, पर्याप्त साक्ष्य की रिपोर्ट होती है तो 169 की रिपोर्ट लगाई जाती है। 169 को ही FR कहते हैं, उसी को CR कहते हैं, उसी को PP भी कहते हैं, प्रोटेस्ट पिटीशन भी कहते हैं। 169 को पर्याप्त साक्ष्य की रिपोर्ट लगाई जाती है तो 170 की रिपोर्ट लगाई जाती है। 171 में फिर आरोप परिवादी और साक्ष्यों को कोर्ट में जाने के लिए कहा जाता है। 173 में 172 में जो है CD है, केस डायरी की बात की गई है। 173 में जो है चार्जशीट की बात की गई है। 173 में इसी बहुत महत्वपूर्ण धारा है 173 जिसको चार्जशीट कहते हैं, आरोप पत्र कहते हैं। ठीक है, 173 2 ही चार्जशीट से जुड़ा हुआ है, बाकी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करने की भी समय सीमा कुछ अपराधों के लिए बताई गई है। तो उसके बाद 174 से लेकर 176 तक इंक्वेस्ट रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय 13 जांच एवं विचारण में न्यायालय की अधिकारिता बताई गई है। मैं पहले ही अध्याय 13 का उल्लेख यहाँ किया हूँ, उसके साथ अध्याय 31 का उल्लेख किया हूँ। जांच विचारण में न्यायालय की अधिकारिता है कि कौन सा न्यायालय उसकी जाँच और विचारण करेगा। अध्याय 14 में अपराध का संज्ञान लेगा। अपराध का संज्ञान कौन सा न्यायालय लेता है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है, या जब द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी जो है अगर CJM अथराइज कर दे तो वो भी अपराध का संज्ञान ले सकता है, बशर्ते उस अपराध का जांच और विचारण करने के लिए वो सक्षम हो। संज्ञान लिए जाने का प्रावधान केवल 4 आधार बताए गए हैं, परिवाद पे, पुलिस रिपोर्ट पे और गा में लिखा हुआ है सूचना पे, या जो है स्वतः संज्ञान ले सकता है, लेकिन ये सूचना पुलिस अधिकारी नहीं दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ बताया गया है, धारा 190 में बताया गया है। जब ये संज्ञान अध्याय 14 में पुलिस मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है तो संज्ञान लिए जाते समय ये जो है अध्याय 35 के तहत, ठीक है, वो 36 के तहत परिसीमा को ध्यान में रखता है। अगर केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है तो 6 महीने के भीतर ही संज्ञान लेगा। 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है तो या तो परिसीमा काल बढ़ाई जाए धारा 473 से, नहीं तो संज्ञान नहीं लेगा। ठीक है, और जुर्माने से दंडनीय अपराध से भिन्न अगर कारावास दंडनीय अपराध है, 1 साल तक के कारावास दंडनीय कोई अपराध है तो 1 साल तक की उसमें समय सीमा होती है। 1 साल से अधिक किंतु 3 साल से अधिक का कारावास है तो 3 साल तक की परिसीमा काल होती है। अगर किसी अपराध में सजा 3 साल से अधिक लिखा हुआ है तो उसकी परिसीमा काल कोई निश्चित नहीं है, कभी भी संज्ञान लिया जा सकता है। तो संज्ञान लिए जाते समय अध्याय 14 में जो कोर्ट सशक्त है वो इस बात का ध्यान रखता है। इसी में सेशन कोर्ट को संज्ञान लेने से मना किया गया है धारा 193 में, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ मामलों में सत्र न्यायालय भी डायरेक्ट संज्ञान ले सकता है, जैसे धारा 344 हो गया, धारा जो है 199(2) हो गया, या स्पेशल लॉ में भी सत्र न्यायालय को सीधे संज्ञान ले जाने की छूट दी गई है कई सारे अपराधों में। परिवाद पे भी कोर्ट संज्ञान ले सकता है, धारा 190 में बताया गया है। तो परिवाद कैसे दर्ज होता है, परिवादी को कैसे इस पर जो है तलबी बयान होता है,
और कैसे परिवाद खारिज किया जाता है, परिवाद कब वापस किया जाता है, परिवाद दर्ज हो गया है, ठीक है, कोर्ट को लगता है प्रथम दृष्टया कार्रवाई करने का आधार है, तो अध्याय 16 में आदेशिका जारी की जाती है। तो किसके लिए, जब कंप्लेंट दर्ज हो जाता है या एफआईआर दर्ज हो करके उसमें जो है चार्जशीट कोर्ट में आ जाती है, तब कोर्ट आदेशिका जारी करेगा कि नहीं। तो 116 में, अध्याय 16 में आदेशिका जारी होती है। तो 14 में अपराध का संज्ञान है, 15 में परिवाद दर्ज होता है, 16 में आदेशिकाएँ जारी की जाती हैं 204 से 210 में। उसके बाद जब आदेशिका जारी हुई, पार्टी आ गई है, तो उसमें चार्ज कैसे लिखा जाएगा, चार्ज फ्रेमिंग कैसा होता है, अध्याय 17 में बताया गया है। कंप्लेंट की डिफिनीशन भी, वो चार्ज की डिफिनीशन भी 2 में दी गई है। परिवाद भी 2D में डिफाइन किया गया है। उसके बाद यानी एफआईआर कैसे दर्ज होगा, कहाँ दर्ज होगा, कौन दर्ज कराएगा, कैसे विवेचना होगी, अध्याय 12 में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। फिर जो है जांच विचारण कौन सा न्यायालय करता है, उसकी अधिकारता क्या है, 13 में। फिर 14 में अपराध का संज्ञान कैसे मजिस्ट्रेट लेता है, कितने आधार पर लेता है, 14 है। 15 परिवाद से जुड़ा हुआ, मैंने पहले ही याद कराया है, परिवाद पे कैसे संज्ञान लिया जाता है, परिवाद कब खारिज होता है, परिवाद कब वापस होता है, ठीक है, कब उस पर कार्रवाई की जाती है, और संज्ञान अगर कोर्ट ने ले लिया तो आदेश का कैसे जारी किया जाएगा, तो 204 में बताया गया है आदेश का जारी किया जाना। 16, 17 चार्ज से जुड़ा हुआ चैप्टर है, क्योंकि जब आदेश का जारी हुई, पार्टी आ गई, तो कोर्ट उसमें चार्ज तो फ्रेम ही करेगा। तो चार्ज फ्रेम करने का कैसे ढंग होता है, कैसे एक से अधिक आरोपों का एक साथ संयोजन किया जाता है, कैसे एक से अधिक आरोपियों को एक साथ संयुक्त ट्रायल किया जाता है, ये सब आधार इसी अध्याय 17 में ही बताया गया है। उसके बाद ट्रायल के 4 चैप्टर बताए गए हैं, 18, 19, 20, 21। ट्रायल के 4 चैप्टर हैं, ध्यान रखिएगा। सीपीसी में मात्र एक आर्डर है, अध्याय 18 है ट्रायल का, यहाँ अध्याय 18 सेशन ट्रायल है। ट्रायल की जो प्रक्रिया 4 चैप्टर में रखी गई है, वो केवल और केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर रखी गई है। जो अपराध बहुत गंभीर है वो ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है, अध्याय 18। जो उससे कम गंभीर है ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट हैं 19 में। जो उससे कम है समन मामला जिसको कहा गया है, वो 20 में ट्रायल है। और जो संक्षिप्त मामले हैं उनका ट्रायल अध्याय 21 में बताया। संक्षिप्त मामले का मतलब कि बहुत छोटे अपराध, तुच्छ केसों के अपराधों के ट्रायल की प्रक्रिया जल्दी जल्दी निस्तारित कर दी जाती है। ये अध्याय 21 है, 260 से 265 तक। उसके बाद उससे बड़े अपराध जो समन मामले हैं, जिसमें 2 साल तक के कारावास है, यद्यपि सारे समन मामले समरी ट्रायल योग्य भी होते हैं और उन्हीं का समन ट्रायल भी किया जाता है। कोर्ट को लगता है समरी ट्रायल कर देने से ही न्याय हो जाएगा, तो समरी ट्रायल कर देता है, अन्यथा समन ट्रायल करता है। तो समन ट्रायल जो है अध्याय 20 है, 251 से लेकर के 259 तक है। समन ट्रायल में भी वारंट ट्रायल की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। समन मामले का भी समरी ट्रायल भी किया जा सकता है। अध्याय 19। और समन ट्रायल ही एक ऐसा ट्रायल है जिसमें आरोप का लिखित रूप में विरचित किया जाना आवश्यक नहीं है। बाकी वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल में आरोप का लिखित रूप में विरचित किया जाना अनिवार्य होता है। अध्याय 19 वारंट मामले का ट्रायल है। वारंट मामले चाहे पुलिस रिपोर्ट पे हो, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर हो, दोनों ट्रायल की अलग अलग प्रक्रिया बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। 238 से लेकर के 243 तक पुलिस रिपोर्ट पे जब वारंट मामला चलता है तो उसकी ट्रायल की अलग प्रक्रिया है। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पे है, कंप्लेंट पे, सो मोटो पे या नोटिस पे, तो 244 से लेकर के 247 तक है, उसकी प्रक्रिया बताई गई है। जबकि 248 से 250 दोनों पे कॉमन प्रक्रिया लिखी हुई है। और सेशन ट्रायल अध्याय 18 में है, ठीक है। सत्र न्यायालय द्वारा विचारण 225 से 237। और 237 की प्रक्रिया वो है जब सत्र न्यायालय डायरेक्ट संज्ञान, अगर ये कभी आपसे पूछा जाए कि सेशन ट्रायल में कौन सी ऐसी धारा है जिसमें न्यायालय जो है डायरेक्ट संज्ञान लेकर के ट्रायल करता है, तो 237 है। या जो है सुपुर्दगी पश्चात ट्रायल की कौन सी एक प्रक्रिया की धारा नहीं है सेशन ट्रायल में, तो 237 है। क्योंकि 200 सुपुर्दगी के पश्चात जो ट्रायल की प्रक्रिया हो 225 से 236 है। 237 नहीं, वो डायरेक्ट संज्ञान लेने पे 199 के तहत जब 6 विशेष लोगों की मानहानि का अपराध होता है तो वो प्रक्रिया उसमें बताई गई है। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा ये जो है अपराध होने के बाद की प्रक्रिया है। अपराध हो गया, एफआईआर दर्ज हुआ, चार्जशीट कोर्ट में आ गई, कोर्ट ने ट्रायल किया और उसके बाद जजमेंट पास कर दिया, ठीक। तो अब जजमेंट कहाँ सुनाया जाता है? अभी तो जजमेंट सुनाए जाने की प्रक्रिया पहले की प्रक्रिया हो गई। जजमेंट सुनाया कहाँ जाता है? विचारण के पश्चात अध्याय 27 है, ठीक है। अध्याय 27 में जजमेंट सुनाया जाता है, 353 से 365 उस जजमेंट सुनाया जाएगा। अगर मृत्युदंडादेश दिया गया है किसके द्वारा? सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा, यानी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज द्वारा, तो उसका कन्फर्मेशन हाई कोर्ट से होना जरूरी है। धारा 28 में बताया गया है। और अध्याय 28 में कन्फर्मेशन होता है 366 से 371 तक में। तो कन्फर्मेशन किया जाना मैंडेटरी है, धारा 28 में कहा गया, 28(2) में। और कन्फर्मेशन होता कैसे है ये अध्याय 28 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पार्टी अपील में जाना चाहे तो आफ्टर जजमेंट अपील में जाती है। 29 अपील है, अपील ऊपर के कोर्ट में हमेशा होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 30
रेफरेंस और रिवीजन है, पार्टी रेफरेंस कोर्ट, रेफरेंस में कोर्ट जाता है, रेफरेंस केवल हाई कोर्ट में ही होता है। रिवीजन जो है ये सत्र न्यायाधीश और हाई कोर्ट में होता है। सेशन जज यानी सेशन कोर्ट रिविजनल कोर्ट नहीं है, सेशन जज और हाई कोर्ट रिविजनल कोर्ट है। जहां अपील नहीं होती वहां पार्टी रिवीजन में जा सकती है। सीआरपीसी में रिव्यू को रोका गया है धारा 362 में कि सीआरपीसी में रिव्यू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये रेफरेंस कहाँ 395 से 405 में है। उसके बाद जमानत यद्यपि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी आफ्टर प्रोसीडिंग भी जमानत हर एक स्टेप पे लागू होता है। अब फिलहाल मैंने यहाँ लिख दिया है तो इसको यहीं आपको याद रखना है। 33 लास्ट से ये 5वां अध्याय है जिसमें जमात है यानी छोड़े जाने के प्रावधान है, और शुरू से पहला 5वां अध्याय गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद संपत्ति का बयान, ठीक है, संपत्ति का बयान भी बाद ही में होता है। जांच विचारण के पश्चात नहीं, जब उसमें जजमेंट सुनाया जाता है, जो कुछ संपत्ति अपगृहित की गई है जिससे अपराध कारित किया गया है, ठीक है, कोई बंदूक है, डंडा है, लाठी है, बल्लम है, बल्छा है, ठीक है, कोई गोला बारूद है, दारू है, तो ये सब बाद में नष्ट करने का आदेश दिया जाता है। या अगर किसी व्यक्ति का है लीगल है वो तो उसे वापस कर दिया जाता है। अध्याय 34 में तो संपत्तियों का बयान है। 451 से 459 में कोई लावारिस संपत्ति मिल गई है तो उसको भी वापस किया जाता है। उसके बाद 35 तो इधर चला गया है विशेष प्रावधान में। 36 है परिसीमा काल बताया गया है। परिसीमा काल अभी मैं यहाँ खुद ही बताया था अध्याय 14 के साथ पढ़ते समय। और 37 है मिसलेनियस है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मिसलेनियस में जो है महत्वपूर्ण धाराओं में जैसे 474 हो गया जिसमें सेशन कोर्ट की ट्रायल की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है, सॉरी हाई कोर्ट की ट्रायल की प्रक्रिया बताएगी कि हाई कोर्ट के जो ट्रायल की प्रक्रिया होगी वो सेशन कोर्ट के विचारण की प्रक्रिया होगी जब तक वो धारा 407 की प्रक्रिया का पालन न कर रहा हो। उसके बाद अगर कोई जज किसी मामले में हितबद्ध है तो उसकी ट्रायल कर सकता है कि नहीं, 479 से जुड़ा हुआ केस है। रूल मेकिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट 477 है। कुछ मामलों में धारा जैसे 106 हो गया, वो 108, 9, 10 धारा 145, 147 के प्रयोजन के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दिए जाने की पावर राज्य विधानमंडल को दिया गया है धारा 478 में, ठीक है। 480, 481 में जहां कोई जज जिस कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो, जब कोई व्यक्ति जिस कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो वहाँ जज के रूप में काम नहीं कर सकता है। कोई लोक सेवक संपत्तियों को नीलाम कर रहा तो उसे खरीद नहीं सकता है, 81 में लिखा हुआ है। 482 में हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण धारा है 482। उसके बाद 483 में हाई कोर्ट को सुपरिटेंडेंस ड्यूटीज बताई गई है अपने मजिस्ट्रेटों के कोर्टों पे कि वो सुपरिटेंडेंस ड्यूटी है। सुपरिटेंडेंस पावर आर्टिकल 227 में उसको दिया गया है हाई कोर्ट को। और 484 प्रक्रिया निश्चित हो गया है। तो इस तरह से पूरा ये आपने देख लिया। और उसके बाद विशेष उपबंध में क्या आते हैं, अभिभावक सौदेबाजी, ठीक है। अभिभावक सौदेबाजी 7 वर्ष तक के कारावास दंडनीय अपराधों में लागू होता है, चाहे वो अपराध पुलिस रिपोर्ट पे हो या कंप्लेंट पे हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन उसमें भी 4 व्यक्तियों पे ये अपराध लागू नहीं होती है। महिला के विरुद्ध अगर कोई अपराध हुआ तो अभिभावक सौदेबाजी नहीं होती है। 14 वर्ष से कम आयु के बालक के खिलाफ हुआ तो कोई अभिभावक सौदेबाजी का नियम लागू नहीं होता है। और पूर्व दोष सिद्धि पर नहीं लागू होता है। देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अभिभावक सौदेबाजी नहीं लागू होता है। अभिभावक सौदेबाजी का आवेदन सर्वप्रथम अभियुक्त के द्वारा न्यायालय के समक्ष किया जाता है जहां मामला लंबित है। धारा 265 ख में ये कार्रवाई हमेशा बंद कमरे में होती है, ध्यान रखिएगा। ये कार्रवाई कहाँ होती है, हमेशा बंद कमरे में होती है। इसमें जब सजा सुनाई जाती है आरोपी को तो अभिभावक सौदेबाजी में सजा सुनाई जाती है, वो सजा जो है अधिकतम सजा का 1/4 होता है, मिनिमम सजा का 1/2 सजा होता है। ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम सजा का 1/2, मैक्सिमम सजा का 1/4 होता है, मिनिमम का 1/2 सजा उसे दी जाती है, ठीक है। और जब भी सजा अभिभावक सौदेबाजी के साथ सुनाई जाती है तो उसे कोई अपील दलील नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, अनुच्छेद 136, 226 और 227 के तहत जो है उसकी अपील फाइल की जा सकती है, उस पर सुनवाई की जा सकती है। अभिभावक सौदेबाजी में दिया गया सजा अगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो जेल में रहा हो तो उसको भी मुजरा किया जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मलिमा समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है अभिभावक सौदेबाजी 2005 में, जो 2006 से लागू है। चलिए, उसके बाद जेल में प्ररुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। अगर कोई व्यक्ति चाहे प्रिवेंटिव नेचर में या प्यूनिटिव नेचर में जेल में बंद हो तो उसको कैसे बुलाया जाता है, जेल की परिभाषा दी गई है, निवारक उपबंध की परिभाषा दी गई है 266 में। उसके बाद 267 में जो है जेल से बुलाया जाता है। 68 में जो है राज्य सरकार उसे पेश करने से मना कर सकती है। 69 में जेलर भी पेश करने से मना कर सकता है, ठीक है, कोर्ट को। और 70 में पेश करते हैं तो उसके बाद की प्रक्रिया है। नहीं पेश करते हैं तो 271 में जेल में कमीशन जारी कर दिया जाता है। तो ये आपने अध्याय यहाँ पे 22 देख लिया। 23 में जांच एवं विचारण में उपबंध है, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 223 में 272 में ही कहा गया है कि जांच एवं विचारण जो है जब भी किया जाएगा
वो न्यायालय की भाषा 272 में बताई गई। न्यायालय की भाषा क्या होगी? 137 में न्यायालय की भाषा बताई गई है। अनुच्छेद सिविल लोअर कोर्ट की भाषा CPC में 137 में बताई गई है। और क्रिमिनल मामले में लोअर कोर्ट की भाषा जो है इन सेशन कोर्ट से लेकर के मजिस्ट्रेटों तक की भाषा 272 में बताई गई है, जो राज्य सरकार द्वारा डिसाइड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा आर्टिकल 348 संविधान में बताया गया है कि इंग्लिश होगी। और सांसदों की भाषा 120 में बताया गया है। विधायकों की भाषा 210 में बताया गया है। ये सब संविधान में बताया गया है। चलिए, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है राष्ट्रभाषा जो होगी वो 343 में बताया गया है आर्टिकल में। तो 223 भी आपने देखा जांच विचार में उपबंध। हाँ, इसी में लिखा गया 273 में कि साक्ष्य जो अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाए, लेकिन इसका अपवाद 299 में लिखा कि अनुपस्थिति में भी साक्ष्य लिया जा सकता है, लेकिन उसे यूज नहीं किया जाएगा जब तक अभियुक्त हाजिर न हो जाए और वो गवाह आने में असमर्थ न हो जाए। तो इसी में कमीशन जारी किया जाता है। 284 में कमीशन जारी होता है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। 23वीं जांच और विचार में साक्ष्य और 24 से साधारण उपबंध किया गया है। इसी में जो है काफ़ी धारा 300 से लेकर 327 तक है। 327 खुले न्यायालय की बात करती है। 300 जो है डबल जियोपार्डी की बात करती है। 301, 302 आलोक अभियुक्तों की हाजिरी और उनको कार्रवाई करने की अनुज्ञा दिए जाने की बात है। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। सह अपराधी बनाए जाने का प्रावधान 306 से 308 तक में किया गया है। 309 में ट्रायल की समय सीमा बताई गई है। 311 में अभियुक्त बनाने को गवाह बनाने की पावर कोर्ट को दिया गया है। 319 में किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त बनाने की पावर कोर्ट को दिया गया है जो मामले से संबंधित हो। अभियुक्त व्यक्ति को भी अपने मामले में डिफेंस करने के लिए गवाह बनाए जाने का छूट दिया गया है। 315 में गवाह को एग्जामिन 313 में करने की पावर कोर्ट को दिया गया है। जज साहब खुद जाएँ तो घटनास्थल का भी निरीक्षण कर सकते हैं। 310 में किया गया है। मौखिक बहस 314 में किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर ये है, चैप्टर 24। उसके बाद 25 पागलों से जुड़ा हुआ चैप्टर है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करते समय धारा 84 IPC के उपबंधों को फॉलो कर रहा है, यानी उस समय अपने कार्य और प्रकृति को समझने में असमर्थ था विकृचित के कारण, तो यहाँ पे उसे दोषमुक्त कर दिया जाता है 334 में पागल के कारण। और 26 से न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध। CRPC की धारा 195 आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का उल्लेख किया गया है। उन अपराधों में कार्रवाई कैसे की जाएगी इसका उल्लेख यहाँ धारा इसमें किया गया। तो चाहे न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाला अपराध हो, ठीक है, मिथ्या साक्ष्य दिया गया हो, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया हो, न्यायालय की अवमानना किया गया हो, दस्तावेज न पेश किया जा रहा हो, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ना हाजिर हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को खुद सजा दिए जाने का प्रावधान दिया गया है अध्याय 26 में, जिसको न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का उल्लेख किया गया है। जो 339 से लेकर के न्याय प्रशासन पे प्रभाव डालने वाले जो अपराध हैं, ये 339 से लेकर के 352 तक चलता है, क्योंकि 353 से जजमेंट सुनाया, वो 353 में जजमेंट सुनाए जाने की प्रावधान किया गया है। उसके बाद 31 से मामले का अंतरण, केस का ट्रांसफर भी जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। 405(6) से लेकर के 412 तक में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रांसफर 406 में है। हाई कोर्ट को ट्रांसफर करने की पावर 407 में है। सेशन कोर्ट को ट्रांसफर करने की पावर 408 में दिया गया है। सेशन कोर्ट को वापस मंगाने की पावर 409 में दिया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामला वापस मांगने की पावर 410 में दिया गया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को वापस मंगाने एवं ट्रांसफर करने की पावर 411 में दिया गया है। और 406, 407 को छोड़ करके शेष धाराओं में अगर कोई भी ट्रांसफर या मामले को मंगाया जाता है तो रीजन लिखने की बात 412 में की गई है। तो ये अध्याय 31 हो गया। 32 में परिहार, निलंबन एवं जो है लघुकरण की बात की गई। सजा को कब परिहार किया जाता है, कब लघुकरण किया जाता है। इसी में 2-3 धाराएं ऐसी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 416 हो गया, 428 हो गया, 432, 433 ये हो गया। ये 4 धाराएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 416 जो है गर्भवती महिला को अगर मृत्युदंड दिया जाता है, ठीक है, यानी फांसी से सुनाई जाती है, तो उसको लघुकरण कर दिया जाएगा आजीवन कारावास में। हाईकोर्ट को ये पावर दिया गया है 416 में। 428 में मुजरा का प्रावधान है। 432 में जो है दंडादेशों का लघुकरण से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है अध्याय 35 अनियमित कार्रवाइयाँ, ये सब कभी कभी लागू होते, हमेशा नहीं लागू होते। इन रेगुलर प्रोसीडिंग बहुत महत्वपूर्ण धारा है 435 अध्याय 35, जो धारा 460 से शुरू होकर 466 तक चलता है। 460 में अनियमित कार्रवाइयाँ कब दूषित नहीं मानी जाती हैं। 461 में अनियमित कार्रवाइयाँ कब दूषित मानी जाती हैं। 460 में टोटल 10 धाराएं लिखी हुई हैं, जिन दशाओं में अगर मजिस्ट्रेट ने सद्भाव में गलती से कोई कार्य कर दिया जिसको उसे अधिकारता नहीं थी तो उसे दूषित नहीं माना जाता। लेकिन 461 में सद्भाव में होने पर भी दूषित माना जाता है, उसका प्रभाव शून्य होता है। 462 में गलत स्थान में कार्रवाई हो गई है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 463 में बताया गया है कि 164, 281 की प्रक्रिया में अनियमितता होगी तो उसका क्या प्रभाव होगा। 464 आरोप के विचरण में गलती हुई गई है तो उसका क्या प्रभाव होगा। 465
निष्कर्ष जो है डिक्री निर्णय या आदेश सुनाए जाने में कोई गलती हुई तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 466 गलत तरह से कुर्की करा ली गई तो उसका क्या प्रभाव होगा। कुल मिला के एक ही प्रभाव लिखा हुआ 463 से 466 तक अगर न्याय हो गया है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट पर्पज इस प्रक्रिया विधि का न्याय स्थापित करना है और न्याय हो गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने समझाया है यहाँ पे एक एक करके आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये सारे चैप्टर्स इस वीडियो को एक से अधिक बार आप देखेंगे सब याद हो जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, सामान्य उपबंध पे जो चैप्टर है इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले आपका तरीका याद करने का क्या होगा, सामान्य उपबंध, फिर निवारक उपबंध, उपचारात्मक उपबंध, ये 3 भाग में दिमाग में रखिए। उसके बाद सामान्य उपबंध के ये प्रोविजन है, निवारक उपबंध के ये प्रोविजन है। उपचारात्मक उपबंध को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य उपबंध और विशेष उपबंध। सामान्य में क्या आता है, विशेष में क्या आता है। सामान्य को भी 2 भाग में बांटा हूँ, अपराध होने से पहले की प्रक्रिया, वो अपराध होने के बाद से लेकर विचारण तक की प्रक्रिया, और दूसरा विचारण के पश्चात की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये सब आफ्टर जजमेंट होते हैं, कुछ चीज़ें बिफोर जजमेंट भी हो जाती हैं, लेकिन कुल मिला के इसको बनाने का अल्टीमेट पर्पज आपको याद कराना था, ठीक है। मैं तो चाहूँ तो पूरी सीआरपीसी को आपको 2 से 3 घंटे में सुना दूँ एक धारा करके, लेकिन यहाँ सुनाना नहीं बल्कि आपको याद कराना है। आगे के जो वीडियो बनेंगे वो सुनाने वाले भी बन जाएंगे, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बस मैं आपको फिर बता दूं एक बात कि हमारे यहाँ PCJ APO की तैयारी भी कराई जाती है। जो बच्चा, क्योंकि ये तैयारी की पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है, साथ ही साथ लीगल परामर्श भी दिया जाता है। तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। और जब भी कोई वैकेंसी आनी होती है तो उसके लिए मैं क्रैश कोर्स बम्पर पैमाने पे शुरू करता हूँ और मैक्सिमम बच्चों को उसमें क्वालिफाई कराता हूँ। हमारे यहाँ जो बच्चा फर्स्ट टाइम आके ज्वाइन करता है 2-4 महीना में पढ़ के भी प्री क्वालिफाई कर जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखिए और इस क्लास का लाभ लीजिए अधिक से अधिक।